Now, firstly, very very good morning to all of you. And today I am going to explain about the Manchester comes to India. बेटा मैनचेस्टर जो आपका था वो कैसे जो है इंडिया में आता है, ठीक है। यानी मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया in 1811-12 the share of the cotton textile industry was 33%. India's export by 80 1851 1850-51 it was just 3%. In the 19th century textile industry in England developed. बेटा अगर हम बात करते हैं 1811-12 की, तो जो शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था उसका जो शेयर कितना था बेटा, इंडिया के एक्सपोर्ट में 33% था। लेकिन 1850 और 1851 तक इसका जो है जो परसेंटेज शेयर कितना बचा, वो केवल आपका मात्र 3% ही बचा। इन द 19th सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन इंग्लैंड डेवलप, यानी 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो आपकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा आपकी विकसित हो गई। द इंडस्ट्रियलिस्ट परस्यूड द गवर्नमेंट टू pressurized the government to impose import duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition, and by the 1870s cotton import from England was over 50% of the value of Indian imports. वहाँ के जितने भी आपके इंडस्ट्रियस थे यानी उद्योगपति थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गवर्नमेंट को मतलब जो है प्रेशराइज किया, यानी उनको जो है प्रेशर डाला, दबाव में डाला कि आप ऐसा करिए जितना भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ है किसमें, कॉटन टेक्सटाइल्स में, उसको आप क्या करिए, उसको जो है बढ़ा दिए, जिससे जो मैनचेस्टर्स की जो गुड्स हैं, मैनचेस्टर बेटा एक शहर है, कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में मैनचेस्टर आपका शहर है जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। यानी ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, ठीक है। तो उससे मतलब लोगों ने कहा कि मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कंपटीशन, एंड बाय द 1870s कॉटन इम्पोर्ट फ्राम इंग्लैंड वाज ओवर 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स। यानी जो है करीब 1870s तक जो कॉटन का इंपोर्ट था इंडिया के अपेक्षा, वहाँ पे जो है आपका जो इंग्लैंड का जो माल था वो आपका जो है 50% इंक्रीज़ हो गया। या ये कह सकते हैं कि इंडियन के अपेक्षा या इंडियन के कंपैरिजन के अपेक्षा जो इंग्लैंड का जो बिज़नेस था वो आपका 50% जो है ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन वीवर्स। बेटा मैनचेस्टर के बारे में थोड़ा सा और हम आपको डिस्कस कर सकते हैं कि मैनचेस्टर आज जो है अगर कह दिया जाए कि हमारे जो है कंट्री का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, ये आपको कभी बुक में मिलेगा नहीं, बुक में आपको जो मिलेगा नहीं, जल्दी कोई चीज़ बताता भी नहीं है। देखिए अब बुक में मिलेगा तो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में ही आपको मिलेगा, सारी बुक्स में आपको मिलेगा नहीं। देखिए मेन चीज़ क्या है, अहमदाबाद, अहमदाबाद आपका जो है गुजरात में है, जैसे कानपुर और लखनऊ है, इसी प्रकार आपका अहमदाबाद और गांधीनगर है। गांधीनगर जो है गुजरात की कैपिटल है, उसके बगल में है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद आपका जो है एक ऐसा शहर है जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती कपड़ों की जो है मिलें बहुत ज़्यादा होने की वजह से अहमदाबाद को जो है इंडिया का, भारत का जो है मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो कोयम्बटूर है, ठीक, कोयम्बटूर आपका जो है ये केरल और नहीं, केरल ये आपका तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु और जो कर्नाटका के बॉर्डर में है, ये कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, वहाँ पे भी आपकी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह इसको जो है साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर, अभी भी आपको जो है कुछ अवशेष मिल जाएंगे कानपुर में, बहुत सारी जो मिल आपकी कॉटन की मिल्स थी। कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता। तो बेटा आपको हमने एक चीज़ें जो है मतलब जो है एक्सप्लेनेशन से आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता था हमने आपको ये भी बता दिया, मैनचेस्टर क्यों प्रसिद्ध था, क्यों जो है ये फेमस था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते, जब इंडियंस का जो मार्केट था या इंडियंस जो टेक्सटाइल्स थी उसका जो मार्केट था आपका बहुत कम हो गया, 33% से लेकर के आपका जो है 3% हो गया, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आया। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आई, जो इस इंडस्ट्रीज़ में यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए जितने आपके वर्कर्स थे, कारीगर थे, उनको ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे वीवर्स मीन्स आप जानते हो, वीवर्स मीन्स क्या होता है, जो कपड़े की बुनाई करते हैं, ठीक है।
तो प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन वीवर्स, यानी जो इंडियन वीवर्स थे उनको जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मतलब जो है झेलनी पड़ी। ठीक है, तो आपका ये मतलब दिया हुआ है इसमें, इंडियन व्यूअर फेस फॉलोइंग टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। वहाँ पे आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी जिनको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स, यानी उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था, मतलब एक्सपोर्ट मार्केट मतलब क्या होता है, यहाँ से जितना भी निर्यात होता था वो पूरी तरह से आपका जो है समाप्त हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है मशीनों से जो है वर्क होता, जिसकी वजह से, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी वहाँ पे क्या थी, बहुत अच्छी थी। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो आपकी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वहाँ की जो कंपनी थी आपकी जो है, वहाँ की इंडस्ट्रीज, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनको बेनिफिट मिला, और बेनिफिट मिलने की वजह से जो इंडियन आपके जो व्यूवर्स थे उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। द लोकल मार्केट वाज फ्लडेड विद मैनचेस्टर गुड्स इम्पोर्टेड फ्राम ब्रिटेन। These imported cotton goods were so cheap that Indian weavers could not easily compared with them। और उसके अपेक्षा या उसके अलावा, जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे जो है कंट्री में बहुत सारे जो चाइनीज़ जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उससे हमारा जो इंडियन मार्केट है वो आपका पटा पड़ा हुआ है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय हमारे इंडिया में ब्रिटेन से बनी हुई जो चीज़ें थी या ब्रिटेन का जो बना हुआ जो कपड़ा था, उससे हमारे जो इंडियन मार्केट था वो आपका पूरा जो है क्या था, पूरी तरह से आपका जो है पूरी मार्केट में इंडियन गुड्स ही, अब ब्रिटेन गुड्स ही या ब्रिटिश गुड्स ही अवेलेबल थी, जिससे वो चीज़ें सस्ती होती। जैसे आज आपने देखा होगा ये चाइनीज़ जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, वो इंडियंस की अपेक्षा सस्ती थी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनका परचेज करते हैं। और इसी ये सेम कंडीशन उस टाइम पे थी, जो आपके ब्रिटेन से बना हुआ जो कपड़ा आता था वो आपका मतलब इजीली होता था, यानी सस्ता होता था। इस वजह से हमारे जो इंडियन व्यूवर्स थे वो उनका कंपटीशन नहीं कर पाए, और इनकी जो कंपनियां थी, इनकी जो फैक्ट्री थी या इनके जो भी आपके कारखाने थे वो सीधे धीरे धीरे आपके बंद होने लगे। एज कॉटन एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया इंक्रीज ड्यू टू द सिविल वार इन USA, weavers in India did not get sufficient cotton and they were forced to buy raw cotton at high prices. As cotton export from India to India increased due to the civil war in the USA में आपका सिविल वार का मतलब क्या होता है बेटा, गृह युद्ध मीन्स क्या होता है, जब किसी भी कंट्री में वहाँ की पब्लिक अपने सरकार के अगेंस्ट में विद्रोह कर देती तो इसको सिविल वार कहते हैं। ठीक है, तो उस समय USA से डिमांड तो बहुत आई कॉटन की, लेकिन अब पूरा जो कॉटन था जो ब्रिटिशर्स के अंडर में हमारे कंट्री की क्या थी, कमान थी, यानी हमारे जो कंपनी का, हमारे कंट्री का जो पावर था वो ब्रिटेन के अंडर में था। तो जितना यहाँ पे कॉटन आपका था रॉ मटेरियल के रूप में, वो आपका कहाँ चला जाता था बेटा, ब्रिटेन चला जाता था। इसलिए भी जो वीवर्स के पास जो आपका जो है रॉ मटेरियल था वो भी आपका इजीली अवेलेबल नहीं था, और अवेलेबल था भी तो उसकी जो कास्ट प्राइस थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी। ठीक है, अब बेटा आ जाते हैं फैक्ट्रीज कम अप। ये तो हो गया आपका मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, मैनचेस्टर आपका इंडिया कैसे आया। उसके बाद आपका जो है फैक्ट्रीज कम अप, यानी हमारे कंट्री में फैक्ट्रीज आपकी कैसे आई, जान लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी जो हिस्ट्री है आपको इससे बहुत सारी चीज़ें आपको जो है पता चल जाती हैं। कॉटन एंड जूट मिल्स वर द फर्स्ट टू बी इस्टेब्लिश इन इंडिया। बेटा जो कॉटन और जूट ये आपकी आपकी जो है ऐसे सेक्टर्स थे, टू ऐसी मिल्स थी, या मतलब ये इनको सबसे पहले हमारे कंट्री में क्या किया गया था, इनको जो है मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन 1854 इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन 1855 इन बंगाल। यानी पहली जो कॉटन जो टेक्सटाइल मिल थी उसको जो है मुंबई में 1854 को इस्टेब्लिश किया गया था। अब पहली आपकी जो जूट मिल थी उसको कलकत्ता में, यानी कोलकाता जो इस समय प्रेजेंट टाइम में है, उसको आपका यानी बंगाल में 1855 में इस्टेब्लिश किया गया था। बाई 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। यानी 1874 यानी 1874 तक पहली जो आपकी स्पिनिंग एंड वीविंग जो आपके मिल थे वो आपकी मद्रास में उसने अपना प्रोडक्शन किया था, उसको मतलब स्टार्ट कर दिया था। मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर सेटअप बाय इंडियन इंटरप्रेन्योर्स। हालांकि ज़्यादातर जो ये मतलब इंडस्ट्रीज़ थी या मिल थी उनको जो है भारतीय जो आपके यानी इंडियन जो आपके बिजनेसमैन थे, इंडियन आपके इंडस्ट्रियल्स थे, उन्होंने ही सेटअप किया था। द अर्ली एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब क्या होता है, यानी हमारे जो
प्राचीन समय में या कह सकते हो उस समय के जो है जो बिजनेसमैन आपके कौन कौन थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही बेटा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम द लेट 18th century, the British in India began exporting opium to China and took tea from China to England. 18वीं शताब्दी के बाद में यानी अंत तक द ब्रिटिश इन इंडिया बिगन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, हमारे कंट्री से जो अफ़ीम थी, अब मतलब जहाँ पे आपका जो है अफ़ीम को चाइना को क्या करते थे, बेचते थे। और वहाँ से चूँकि सबसे पहले टी का जो प्रोडक्शन हुआ था वो आपका चाइना में हुआ था, चाइना में इसकी खोज हुई थी। और उसके बाद फिर जो चाय थी यानी मतलब टी थी, उसका ये लोग क्या करते थे, ये मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंग्लैंड को भेज देते थे। मैनी इंडियन बिजनेसमैन बिकम जूनियर प्लेयर्स इन दिस ट्रेड, यानी ज़्यादातर आपके जो बिजनेसमैन थे ये इनके जो है जूनियर मतलब जो है ट्रेड मतलब जो है बिजनेसमैन या कह सकते हैं इनके जो है जो इनके अंडर में या ये कह सकते हैं कि उनके अधीन में ये काम करने लगे। ठीक है। सम फेमस इंडस्ट्रियल्स ऑफ 19th century वर द्वारका नाथ टैगोर, और उसके बाद आपका दिनसा पेटिट, उसके बाद आपका जो है जमशेदजी नसीरवान टाटा, जमशेदजी नसीरवान टाटा, शिव नारायण बिरला, ग्रैंडफादर ऑफ जी.डी. बिरला, सेठ हुकुमचंद एसेक्टर। द्वारकानाथ टैगोर set up the 6 joint stock companies in the 1830s and 1840s. J.N. Tata set up first iron and steel works in India at Jamshedpur in 1912. Saint Hukumchand set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1917। यानी उस समय कुछ आपके बिजनेसमैन थे जो अंग्रेज़ों के साथ रह करके उन्होंने बिजनेस की बारीकियां सीखी और धीरे धीरे करके उन्होंने डिफरेंट सेक्टर में उन्होंने क्या किया, अपनी अलग अलग फैक्ट्रियां जो है उनको उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है। जैसे जमशेद जी नौशेरवान जो आपके टाटा थे, उन्होंने 1912 में कहाँ पे आपका जमशेदपुर जो आपका झारखंड में है वहाँ पे जो है आयरन एंड स्टील प्लांट जो है लगाया सबसे पहले। ठीक है। और जब आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया और आज आप देख ही रहे हैं कि वो मतलब कितना आपका जो टाटा कंपनी है आपकी जो है कितना डेवलप हो गई। उसके बाद आपका आ जाता है कॉलोनियल लिमिटेशंस ओवर इंडियन मर्चेंट्स। कॉलोनियल लिमिटेशंस ओवर इंडियन मर्चेंट, इसका मतलब क्या होता है, उस समय उपनिवेशवादी जो आपकी जो है सीमाएं थी ओवर इंडियन मर्चेंट, यानी जो आपके इंडियन मर्चेंट से जो हमारे भारतीय व्यापारी थे उनके ऊपर कैसे उपनिवेशवादियों ने कंट्रोल कर रखा था, कैसे जो है प्रतिबंध लगा रखा था, यानी क्या क्या प्रतिबंध उन्होंने लगा रखा। एज कॉलोनियल पावर गेंड कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड द स्कोप ऑफ बिजनेस फॉर इंडियन मर्चेंट्स बिकेम लिमिटेड, यानी जैसे ही जो है जो कॉलोनियल आपका पावर था यानी ब्रिटिश जो उपनिवेशवादियों ने हमारे कंट्री में जब पूरे बिजनेस में कब्जा कर लिया तो इंडियन जो आपके जो ट्रेडर थे बिजनेसमैन थे उनको जो है उनके लिए जो मतलब स्कोप था या उनके लिए जो बिज़नेस की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो आपकी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। दे वर नॉट अलाउड टू ट्रेड विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर गुड्स, यानी उनको जो है जो बनी हुई चीज़ें थी उनको इंग्लैंड में बेचने का या इंग्लैंड से बिजनेस करने का परमिशन नहीं था। They were allowed to export only raw materials and food grains like cotton, opium, wheat and indigo which were required by the British, यानी वो इंडिया में अपनी बनी हुई चीज़ों को इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड नहीं बेच सकते, यानी इंडिया से बनी हुई चीज़ों को वो इंग्लैंड नहीं बेच सकते थे। उनको सिर्फ और सिर्फ ये इस चीज़ का अलाउ किया गया था वो यहाँ से रॉ मटेरियल केवल इंग्लैंड को बेच सकते हैं, जिसमें आपका जो हमने बताया कॉटन है, अफीम है, वीट है, इंडिगो है, ये सारी चीज़ जिनकी जो है ब्रिटिशर्स को रिक्वायरमेंट होती थी। Till the First World War, European managing agencies control a large sector of Indian industries. Some of them are Bird, Hegler's and Company, Andrew Ewell and Jardine, स्किनर एंड कंपनी। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में कुछ आपकी जो यूरोपियन आपकी जो है एजेंसीज थी उन्होंने क्या किया, कुछ इंडियन जो कंट्रीज़ थी इंडियन जो आपकी कंपनीज थी उनको उन्होंने जो है वहाँ पे मतलब जो थोड़ा सा डेवलपमेंट होने का उन्होंने चांस दिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे उनकी जो कंपनियां थी वो इतना जो है मतलब जो है उनके पास सफिशेंट नहीं थी जिससे वो पूरी जो है डिमांड्स को पूरा कर सके, इसलिए उन्होंने इनको जो थोड़ा सा सपोर्ट दिया, यानी